हमारी कहानी की शुरुआत हमारे नायक से होती है। जांग वू कोडिंग और डिजाइनिंग सीख रहे हैं। उसके पास अपनी कोई टीम नहीं थी और अकेले ही थके हुए अंदाज में एक गेम डिजाइन किया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और आश्वस्त से कहा कि 2 महीने में वह यह किया जाएगा और उनके प्रयास सफल निस्संदेह। अचानक उसके लिए भाग्य लेकर आएगा। फोन की घंटी बजी। ये माँ चुन का फोन था। फोन का जवाब दिया और माँ ने मांग की कि किराया चुकाने का इरादा रखता था। यह जानकर कुछ और दिनों का समय मांगा और वादा किया कि उसका खेल उसे काफी कमाई कराएगा। तब तक पैसे आ चुके थे। माँ ने उसे याद दिलाया, मैं यह बात पिछले 3 साल से ही सुन रहा था। उनके पिछले गेम को 10 लोगों ने खरीदा था। प्रलय और पीएमआईएन की बिक्री भी। स्थिति और भी खराब थी क्योंकि वह एकमात्र खरीदार। उसने कुछ उदास होकर उत्तर दिया कि यह था सिर्फ इसलिए कि उनमें अच्छे स्वाद की कमी थी। उसने पलटवार करते हुए कहा कि गरीब तो वह चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कर दो, उसे तैयार रहना चाहिए। बेदखल होने के बाद अपना बैलेंस चेक करते समय उसने पाया कि केवल 560 आरएमबी थे। निराशाजनक था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मां इतनी मोटी चमड़ी वाली होती तो वह ऐसा नहीं कर बहुत कुछ करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ उसने टाइप करना फिर से अपने काम में तेजी लाने की योजना बना रहा है और जल्दी खत्म करो। अचानक उसका कंप्यूटर बंद हो गया और अचानक बिजली की एक स्क्रीन पर संदेश दिखाई दिए जिनमें संख्याएं थीं। राक्षस की छवि को डिजाइन करने के बारे में, प्लॉट को अंतिम रूप देना और अधिक कोड जोड़ना। बग ठीक करते समय अचानक कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई हो रहा था जिनसे वह हैरान रह गया। उससे उनके डिजाइन सजीव प्रतीत होते थे। उन्हें एक सिस्टम ओवरलोड होने की चेतावनी। फिर उसका कंप्यूटर केस नीचे गिर गया। धुआं उमड़ रहा था। उसने सोचा, उसे इस बात का डर था कि उसका जीवन समाप्त हो गया। एक अजीब सी रोशनी अभी भी चल रही थी। उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा था एक इंटरफेस जो किसी उत्पाद की रिलीज। नया फैंटेसी वर्ल्ड रिलीजिंग प्लेटफॉर्म है। पृथ्वी पर प्रगति बार 15% से शुरू हुआ। यह बढ़कर 30 हो गया और जल्द ही 100% तक पहुंच गया। पूरा होने पर तेज रोशनी निकली। अपने कंप्यूटर से उसने अपना सिर झुकाया। चकाचौंध कर देने वाली किरण से आसपास और उससे वातावरण हिलने लगा। अनियंत्रित रूप से यह महसूस करते हुए कि यह भूकंप के बाद वह दरवाजे की ओर भागा और उसे उसने दरवाजा खोला और इमारत से बाहर भाग गया। बाहर निकलते ही वह पेड़ों को देखकर दंग रह गया। जमीन से फूटकर ऊपर की ओर रेंगता हुआ। इमारतों को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह पेड़ अजीबोगरीब दिख रहे थे। उसके आसपास की भीड़ परिचित थी। घबराते हुए यह समझने की कोशिश कर रहा था कुछ घट रहा क्या हो रहा है। किसी ने आकाश की ओर इशारा किया। एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के बारे में विस्मय। एक राक्षस का हेलीकॉप्टर से टकराना। टक्कर के कारण हेलीकॉप्टर विस्फोट हो जाएगा और यह और राक्षस दोनों पर गिर जाएंगे। वे चिल्लाते हुए गिरते मलबे से भागने लगे। एक छोटी बच्ची को धक्का लगा और वह गिर गई। जैसे ही उसने आंखें खोली वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने उस राक्षस को उस पर फुफकारते हुए देखा। इसे देखकर मैं दंग रह गया क्योंकि उसने एक राक्षस बनाया था। उसका नाम था चील के ऊपरी शरीर वाला दरियाई घोड़ा। घोड़े के पिछले हिस्से और पंख इस्पात की तरह कठोर। इसका खतरा समुद्र के स्तर और उसकी विशेष क्षमता यह थी कि रिपल स्क्रीम नामक दरियाई घोड़ा खड़ा हो गया और उसने गुस्से से उन लोगों पर चिल्लाया, यह जानते हुए भी कि यह एक बुरी चीज है। ऐसी स्थिति में ओर दौड़ पड़ा। हिप्पोग्रिफ ने अपना मुंह एक छोटी लड़की को देखते हुए उसका मुंह खुला रह गया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सौभाग्य से हमारे नायक ने उसे समय रहते पकड़ लिया और हिप्पोग्रिफ उसे घसीटते हुए ले गया। उसने अपनी रिपल स्क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। छोटी बच्ची के कान ढक दिए। यह जानते हुए उसे इसकी जरूरत थी, लेकिन उसे दर्द महसूस हुआ। उसने अचानक चीख सुनी जमीन पर। हिप्पोग्रिफ अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। किसी चीज के चलने की आवाज सुनकर वह रुक गया। जब दरियाई घोड़े ने उसकी ओर देखा तो पीछे मुड़कर देखने पर उसे लाल चमकती आंखें अपनी अगर वह कोई और भयंकर राक्षस था तो इससे पहले कि वह हिप्पोग्रिफ को चाकू मारता, अगर वह यह देखता तो शायद कोई प्रतिक्रिया भी दे। मुझे एहसास हुआ कि यह वही राक्षस था। यूनिकॉर्न वुल्फ उसका अधिपति था। प्रेयरी में इसका सींग भी नुकीला और मजबूत होता है। इसका खतरा स्तर बी था और इसकी क्षमता। बिजली गिरी और उसने धीरे धीरे अपने हाथ बंद कर लिए। उसकी आंखों से यह आभास हो रहा था कि किराया चुकाने में असमर्थ होने पर वह गिर पड़ा। बाद में जब उसने एक आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें की आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया। जब उसे पता चला कि वह अस्पताल में है तो वह उसने उस छोटी लड़की को देखा जिसे उसने बचाया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे सभी चीजें जो उसने अभी की थी। उसने रिमोट उठा लिया। वह अपने बिस्तर के पास गया और टीवी चालू कर दिया। उसके सामने ली ओमांग रिपोर्टर खड़ा था। घोषणा की कि वर्तमान में ऊंचाई पेड़ों की ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक थी और वे जब वे पेड़ की कमर तक ही पहुंचे थे कोई चीज उनकी ओर उड़कर आई और उसने उन पर हमला कर दिया। रिपोर्टर के कारण कैमरा घूम गया। अगले समाचार खंड में रिपोर्टर ने सभी को सूचित किया कि पेशेवर पहले ही नीचे गोता लगा चुके थे उस विशाल गड्ढे में 1000 मीटर और वह उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने क्या खोजा है। कैमरे ने लाल चमकती आंखों को देखा और इसने कैमरामैन पर हमला कर दिया, जिससे कैमरे को एक बार फिर बंद करने के लिए अगले चैनल पर रिपोर्टर ने सबको बताया यह एक आपातकालीन घोषणा थी। मानव संकट के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, खिलाड़ियों से अपनी रिपोर्ट करने की विनती, प्लेयर्स लॉबी में पहचान। मुझे आश्चर्य हुआ कि तब उन्हें खिलाड़ियों की आवश्यकता थी। यूनिकॉर्न वुल्फ को याद किया। स्काई ट्री और एबिसल पिट ने उसे ऐसा बना दिया। आश्चर्य है कि वे बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखे। वह जिस नई काल्पनिक दुनिया में था उसमें अचानक एक इंटरफेस सामने आ गया। उसके सामने इसने हमारा दिखाया। मुख्य पात्र का नाम जांग वू है। वह वहां स्तर एक और उसका पेशा खेल था। डिजाइनर और पीसी फिलहाल उनके पास नहीं है। शीर्षक उसकी एचपी 100 थी, एमपी 0 थी, ताकत 9 थी, चपलता 11 थी, बुद्धि का स्तर 12 था और धारणा का स्तर 9 था। अविभाजित राशि 0 थी और एक नोट में कहा गया था कि औसत मनुष्य में 10 गुण होते हैं। जिन लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या वह खेल उसने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया था। उसने अपनी इन्वेंट्री पर क्लिक किया लेकिन इंटरफेस एक नोट दिखाया कि उसके जैसे एनपीसी थे। स्टोरेज पैनल का उपयोग करने में असमर्थ और उसने स्किल पैनल पर क्लिक करने की कोशिश की। बटन काम नहीं कर रहे थे लेकिन इंटरफेस पर एक नोट दिखाई दे रहा था। का उपयोग करने में असमर्थ। वह पेशे की व्यवस्था को लेकर दुखी था क्योंकि वह
उसने सोचा कि वह एक किसान है, डिजाइनर होने के नाते उसकी कोई पहचान नहीं थी। अचानक किसी ने दरवाजा खोला और वह उसे देखते ही वह तुरंत बिस्तर पर वापस लेट गया, जिसका नाम उसके मकान मालिक ने मां चुन रखा था। उसे दिखावा बंद करने को कहा और याद दिलाया। उसे बताया कि टीवी अभी भी चल रहा है। मैंने झिझकते हुए मां से पूछा कि वह वहां क्यों थी, लेकिन मां ने उससे वापस पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह चाहता था कि अस्पताल ने उसे वो आने के लिए कहा था। उसने मां को बताया कि वह जानता है कि वह उसके साथ ऐसा, लेकिन मां ने उससे कहा कि यह बस क्योंकि अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो कोई उसे भुगतान। छोटी बच्ची जाग उठी और देखने लगी, उसे पहचानने की कोशिश करते हुए। फिर छोटी बच्ची ने खुशी से उसे गले लगाया और पुकारा। उसके पिता ने उसे बताया कि आखिरकार वह जागती हुई मां ने गुस्से से उससे पूछा कि क्या वह पहले से ही बच्चा था, लेकिन उसने मां पर चिल्लाकर कहा समझाने के बाद उसे बाद में समझाना होगा। मां को सब समझ आ गया था और उसने उसे सब कुछ बताया। छोटी बच्ची अपनी जान गंवा सकती, अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके वह छोटी लड़की उसके गुमशुदा बच्चे की स्थिति दर्ज कराने से पहले उस छोटी बच्ची के माता पिता उसे चुन सकते थे। उसे उसकी देखभाल करनी होगी। मैंने इस अवसर का लाभ उठाया और मां से पूछा कि क्या किराए की फीस कम कर सकती थी। उसने हाँ में जवाब दिया और गुस्से से उसे पकड़ लिया। रसीद मिलने के बाद उसने उससे पैसे चुकाने को कहा। चिकित्सा शुल्क पहले, जिसकी कुल राशि, इस खबर ने आरएमबी को स्तब्ध कर दिया। आपदा के बाद कीमत में वृद्धि के कारण ऐसा होने पर मनुष्यों ने उपयोग करने का सहारा लिया, आकाश वृक्ष के विरुद्ध परमाणु बम, और लेकिन वे अगाध गड्ढे में असफल रहे। विजय के बजाय उन्होंने नियंत्रण खो दिया। आकाश और उन्होंने अपने आधे हिस्से क्षेत्र पर मानव जाति का भविष्य टिका हुआ है। खिलाड़ियों के हाथों में आधा साल बाद में जांग वू के घर में उन्हें एक बात देखी। एक छोटी लड़की ढाल उठाने की कोशिश कर रही है। उसे खुशी खुशी भेंट करते हुए, उसे पापा कहकर पुकारते हुए उसने मंग मंग के हाथ थपथपाए। उसके बाल उसे आश्वस्त कर रहे थे कि वह गर्ल मंग मंग एक अस्थायी नाम था। वो ने उसे दिया था। उसने कोशिश की थी ऑनलाइन खोजने के लिए इस नाम का उपयोग करें। हालांकि उन्हें माता पिता से प्रतिक्रियाएं मिली। वे उन व्यक्तियों से थे जो चाहते थे किसी को गोद लेना या किसी ऐसे व्यक्ति को अपनाना। एक चाचा का दावा है कि मैंग की माता रहा हो। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने दृढ़ता से उस आदमी से मैंग का असली नाम पूछा, लेकिन उस आदमी ने पलटवार करते हुए उससे पूछा छोटी लड़की का नाम मंग मंग नहीं था। उन्होंने आगे दावा किया कि जांग की बदौलत। रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके शहर ने एक व्यक्ति को अपहरण करने वाले बड़े गिरोह ने 6 महीने तक समय बीत चुका था और मैंग की यादें, उसके माता पिता का आना अभी बाकी है, इसलिए वह सौभाग्य से उसे इकट्ठा कर लिया गया। अच्छे व्यवहार वाला बच्चा जो अक्सर मदद करता, हालांकि अक्सर वह घरेलू कामों में उलझी रहती थी। अनजाने में चीजें टूट जाना। मां क्रोधित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वो हुआ। मरम्मत शुल्क के रूप में 1000 आरएमबी का शुल्क लिया गया। टेलीविजन और घर के लिए 3000 आरएमबी। मरम्मत के लिए हमने कभी भेजने पर विचार किया था। उसे एक अनाथालय में भेज दिया गया, लेकिन जब आंसू लिए उसे पापा कहकर पुकारा गया, उसे दिलासा देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। नई काल्पनिक दुनिया में समाहित है 2 मुख्य राक्षस क्षेत्र, भूमिगत क्षेत्र और जंगल। भूमिगत राक्षस उल्लेखनीय रूप से दुर्जय थे, जबकि जंगल के राक्षस मामूली रूप से कमजोर। महिला दक्षिण के पास एक घास के मैदान, उसने अपना फावड़ा जमीन पर रख दिया और उसने तब तक खोदना शुरू किया जब तक वह रुका नहीं। छिपे हुए राक्षस तक पहुंच गया था। प्राणी ने हमला करने के लिए हवा में छलांग लगाई, लेकिन वू ने अपने बचाव में उसका साथ दिया। फिर उसने अपनी ढाल को फावड़े से पकड़ लिया, कसकर पकड़ा और राक्षस को तोड़ते हुए उस पर। इस प्रक्रिया में प्राणी का सींग। एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ जिसमें यह घोषणा की गई, हालांकि उसने एक जैकलोप को मार डाला था। एनपीसी होने के कारण वह अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ था। जैकलोप को पूरा करने के बाद अंक प्राप्त होते हैं। हंट मिशन के लिए एक सूचना दिखाई दी। यह दर्शाता है कि उसने 10,000 से अधिक सींग वाले जानवरों को मार डाला दिलाई। स्लेयर थककर जमीन पर लेट गया। उसे राहत मिली कि उसका काम आखिरकार पूरा हो गया। गेम डिजाइनर होने के नाते न केवल खिलाड़ियों के लिए कथानक तैयार किए, लेकिन साथ ही मूल रूप से एनपीसी के लिए कई चीजें तैयार की गईं। बनी स्लेयर शीर्षक विशेष रूप से एनपीसी के लिए अभिप्रेत और अधिक को मारने के बाद एक साधारण एनपीसी की साजिश रचें। 10,000 से अधिक जैकलोप से एक घटना को जन्म देंगे। छिपी हुई साजिश का खुलासा करके नायक के रूप नई काल्पनिक दुनिया के साथ साथ खिलाड़ी एक धर्म युद्ध पर निकल पड़ेंगे। 6 महीने पहले दानव राजा का वध करने के लिए जांग वू द्वारा एनपीसी की खोज के बाद प्रेयरी में उसने उसे रोकने का प्रयास किया। एनपीसी की परवाह किए बिना जैकलोप का शिकार करना, उन्होंने उन जीवों का वध करना जारी रखा। एनपीसी ने उसे चेतावनी दी कि वह दोष न दे, उसे अपने कर्मों के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए। में बूट ट्रैप की क्रियाएं। एनपीसी को फंसाने के लिए उसने जैकलोप्स को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और यहां तक कि एलाई फांग भी उससे नामक प्राणी ने एनपीसी पर हमला किया और परिणाम स्वरूप एनपीसी ने उसे दूर फेंक दिया। प्रेयरी पर दिखना बंद हो गया। परिणाम स्वरूप दुनिया का नायक वही था। बाद में दक्षिण शहर में प्रतिस्थापन के कगार पर खिलाड़ियों की लॉबी में विभिन्न प्रकार के कई खिलाड़ियों ने इकट्ठा होकर वो को अंदर घुसते हुए पकड़ रखा था। मृत खरगोश जिसने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। लोग लॉबी से होकर गुजरे। उन्होंने अपनी पुस्तक जैकलोप स्लेयर पर चर्चा की और केवल इसलिए उसकी कायरता की आलोचना की। सबसे निचले स्तर के राक्षसों का शिकार करना, इसमें जोखिम उठाने के बजाय भूमिगत काल कोठरी वो चिढ़ गया था। एक खिलाड़ी होने के साथ साथ वह एक गेम डिजाइनर भी है। ला जांग के मसालेदार खरगोश के सिर पर लाओ जांग नामक दुकान के मालिक को इसके लिए जाना जाता था। उसका खास व्यंजन मसालेदार खरगोश का सिर। एक बार सेवन की गई वस्तु से वृद्धि होगी। खिलाड़ी की गति 5% तक बढ़ जाती है। कुछ ही मिनटों में उसने ला को सूचित किया कि उसके पास उसे वह जैकलोप मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, जिसका व्यवसाय मुश्किल दौर से गुजरा। हाल ही में उसने उसे कुछ खरगोशों के सिर भेंट। इसके बजाय खरगोश की थाली किसने स्वीकार की? कृतज्ञता से भरे सिर एक लड़की से बेखबर। उसे देखते हुए एनपीसी लॉया ने खुलासा किया। वह खुद भी वहां मौजूद थी और उसे देखकर वह हैरान रह गया। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि एक प्रमुख किरदार को प्रकट हुआ। डिजाइनर को पता था कि ल्यू नहीं था।
एक साधारण एनपीसी, लेकिन कुछ गिने चुने देवताओं में कथानक के अनुसार 10,000 सियारियों को मारना क्यूई को उन्हें दृढ़ निश्चयी और मजबूत समझे। इस प्रकार उसने उसे आशीर्वाद दिया कि वह एक बन जाए। हीरो ने कुया को देवी कहकर संबोधित किया और उन्होंने उनसे अपना आशीर्वाद प्रदान करने की, लेकिन उसने तुरंत ही सवाल किया कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने उन खरगोशों को मार डाला था जिन्हें उसने पाया था, जिससे वह भ्रमित हो गया। स्पष्ट कथानक विचलन क्या क्रोधित उसने उसे खरगोश का हत्यारा करार दिया, जिसे उसके हाथ ने उसे सामूहिक हत्या के लिए फटकारा। उन प्यारे जीवों के बारे में और फिर आगे बढ़े। उसे हिंसक रूप से जमीन पर पटकने के लिए उसने अपना गुस्सा निकालते हुए उसे लात भी मारी। लाओ, मसालेदार खरगोश के सिर का मालिक दुकानदार दखल देने से बहुत डर रहा था। एक अन्य खिलाड़ी ने हलचल देखी और उन्होंने कुआये को पहचाना और सोचा कि क्या वो उसे उकसाया था या उसे परेशान किया तरीके से हमला किया जा रहा था। वह असमंजस में था, सोच रहा था कि क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस दौरान अचानक ही एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जिससे पता चला कि सियार लोमों के नरसंहार के कारण वह परिणाम स्वरूप देवी लोहिया द्वारा शापित उस अभिशाप के कारण अब उसे समाज से बहिष्कृत दुनिया ने उसकी मानवीय पहचान छीन ली और एक दानव में परिवर्तित हो गया। इंटरफेस ने उसका कैरेक्टर पैनल खोला, अपनी नई नस्ल को दानव के रूप में दर्शाते हुए। वर्तमान एचपी 200 में से 35 था, एमपी 500 था। 100 में से ताकत 13 थी, चपलता थी 15, सहन शक्ति 14, बुद्धि 12, उसकी सटीकता 13 थी और उसके पास 0 अंक थे। अविभाजित अंक देखकर मैं चकित रह गया, लेकिन पूरी तरह से नाखुश नहीं, क्योंकि किसी दानव के प्रारंभिक गुण थे उन नायकों से भी ऊंचा जिनके बारे में उसने सोचा। अगर ऐसा होता तो यह कष्ट सहना शायद सार्थक। आंखों में आंसू लिए उसने अपने प्यार का इजहार किया कुया से बात करने के लिए, लेकिन उसने उसे एकदम घटिया चीज। उसने ऊपर देखा और पाया कुछ ऐसा जो उसे नहीं कहना चाहिए था, जिससे किया ने उसे जोर से लात मारी और उसे कम कर दिया। 30 साल बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। फिर से ठीक करने को एहसास हुआ कि एक बनना। खिलाड़ी ने पहले अनुपलब्ध सुविधाओं को अनलॉक कर दिया है। वह उन कार्यों से प्रसन्न था जो इसने प्रदान किए। अधिक सुविधा प्रदान की और उसे इससे बचाया। कई वस्तुओं को ले जाने का बोझ। शिकार करते समय उसने कौशल सूची खोली और देखा इस कौशल में पहले स्तर पर दानव की नकल करना शामिल है। कमजोर राक्षसों को डराकर गतिहीन कर दिया। इसका कूलडाउन पीरियड 60 मिनट था और 20 एमपी की आवश्यकता है। अन्य कौशल दानव पहले स्तर पर परिवर्तन ने उन्हें सक्षम बनाया एक राक्षसी रूप धारण करना। इसके सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को बढ़ावा देना। अवधि 30 सेकंड थी, कूलडाउन था 24 घंटे और इसके लिए 0 एमपी की आवश्यकता थी। उसका नया इस जाति में ऐसी प्रतिभाएं थीं जो अत्यंत उपयोगी साबित हुईं। रक्षा में विशेषज्ञता, दोहरे हथियार चलाने में माहिर और उत्कृष्ट। नाइट विजन से संबंधित एक सूचना सामने आई कि राक्षस अपना पेशा नहीं बदल सकते थे। खिलाड़ी लॉबी में स्तर पर पहुंचने पर 10 उसे एक पेशा प्राप्त होगा। मिशन और सिस्टम में बदलाव। वह अपनी नई नस्ल की घोषणा दुनिया के सामने करेगा। इसने उससे पूछा कि क्या तुम उसे छिपाना चाहते हो? नाम ने हां पर क्लिक किया और एक सूचना प्राप्त हुई। एस सिटी को तुरंत बधाई दी गई। अज्ञात खिलाड़ी को शाप लगने के कारण देवी और एक दुर्लभ जाति प्राप्त करना। पहचान उजागर करते हुए एक छिपी हुई साजिश का खुलासा होता है। अन्य खिलाड़ियों ने भी इसे देखा और वे कुछ नहीं कर सके। उनका भी यही मानना था कि वे शापित होना चाहते थे एक देवी द्वारा और बधाई देने की योजना। अनाम खिलाड़ी इस बात से अनजान है कि क्या वह खिलाड़ी विचाराधीन था और आसपास के कुछ लोग तो प्रार्थना भी करना चाहते थे। स्वयं को उस ईश्वर के पास ले गए जिसने प्रेम का मनोरंजन। इस बीच खिलाड़ी प्रबंधन में एसोसिएशन की इमारत में बैठा व्यक्ति एस सिटी के अध्यक्ष एलक्यू की अध्यक्षता में प्रबंधन संघ को भी प्राप्त हुआ। उन्होंने नई दौड़ के बारे में अधिसूचना मांगी। अगर कोई बड़ी बात होती तो उसका सचिव। हाल ही में उनके शहर में यह घटना घटी। सचिव ने जवाब दिया कि उनके शहर का थंडर ड्रैगन गिल्ड ने हाल ही में एबी रैंक भूमिगत कालकोठरी को साफ कर दिया। सचिव लिबिंगन ने ले को आश्वासन दिया कि उसके विश्वसनीय सूत्रों ने गिल्ड की पुष्टि की। किसी भी देवी से बातचीत नहीं की थी और क्लाउड्सोर गिल्ड और ब्लू गॉड गिल्ड हाल ही में किसी कालकोठरी पर हमला नहीं किया था। किसी भी असामान्य घटना के बारे में पूछताछ की। खिलाड़ी लॉबी और बिंग युन ने उल्लेख किया कि एक खिलाड़ी जो सियार के शिकार के लिए जाना जाता था एक एनपीसी को नाराज कर दिया और गंभीर परिणाम। जब ले ने पूछा कि क्या इसमें कोई शामिल है तो पिटाई की। जांग वू बिंग युन नाम का बच्चा हैरान था यह पूछना कि क्या ले भी नजर रख रहा था। वू ले ने समझाया कि संयोगवश ऐसा हुआ था। वू के पिता को जानने के बाद उन्होंने बिंगन को जब उसके पास समय होता था तो वो को ढूंढने के लिए काल कोठरी से डरने के लिए जाना जाता था। उसने उसे भर्ती करने का सुझाव दिया। उनकी बैकअप टीम बिंगन ने इसकी पुष्टि की। बाद में मैदान में उसे समझ आया कि वह 2 फावड़े पकड़े हुए वह एक जैकलोप ने जमीन में बिल बनाया। अचानक वह अपने बिल से उछल पड़ा और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा उसने कुशलतापूर्वक अपना फावड़ा नीचे की ओर से जमीन पर पटकते हुए एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जिससे पता चला कि उसने जैकलोप को मार डाला और उसे 10 का पुरस्कार। अनुभव अंक अब स्तर 1 पर है। 100 में से 10 अनुभव में उसने एक लहर महसूस की। अंततः प्राप्त करने पर मिलने वाली अतीत में हुई मुलाकातों का अनुभव। जैकलोप के झुंडों के अलावा उसके पास कोई विकल्प। इस बार वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके बाद उनका सामना करने के लिए उत्सुक एक दानव में परिवर्तन। विशेषताओं में सुधार हुआ था जिससे जैकलोप्स की चाल बेहद धीमी प्रतीत होती है। जब एक सियार ने वास्तव में ध्यान दिया कि उसने इसे आसानी से रोक दिया और बड़े गर्व से इसे सूचित किया कि उसके प्रयास बहुत धीमे थे, वह समझ सकता था। उसने उसकी हर हरकत का अनुमान लगाते हुए उसे पकड़ लिया। कान भयावह ढंग से मुस्कुरा रहे थे जैसे ही वह ढह गया। बाद में जारी अधिसूचना से पता चला कि वह दूसरे स्तर पर पहुंच गया। पराजित जैकलोप को याद करते हुए उसने बिना किसी झिझक के उसकी नस्लीय क्षमताओं का दावा उसने अपनी राक्षसी धमकी को सक्रिय कर दिया। कौशल ने जैकलोप्स को चौंका दिया और भय से वे बेहोश हो गए। उसने उन्हें पराजित। उसने लेटे हुए जैकलोप्स को पकड़ा और उन्हें अपने साथ लेवल अप कर लिया।
दिनों पी जैसे वू ने जैक्लोप्स का शिकार किया। अंततः स्तर 6 तक पहुंच जाता है। हालांकि उसके स्तर ने अनुभव को बढ़ा दिया। इन निम्न स्तर के राक्षसों द्वारा पेश किया गया उसने निष्कर्ष निकाला कि शिकार जैक्लोप्स का कोई महत्व नहीं रह गया था। अनुभव प्राप्त करने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब उच्च स्तर के राक्षसों का शिकार करने का समय आ गया है। हालांकि मूल गेम डिजाइन ने दिया खिलाड़ियों के पास केवल एक अविभाजित विशेषता होती है। इस वर्ल्ड वॉरियर्स में प्रति लेवल पॉइंट आमतौर पर उनकी ताकत को बढ़ावा मिलता था। हथियारों ने अपनी सटीकता को और निखारा और जादूगरों ने अपनी बुद्धि का स्तर बढ़ाया। वो इस बात पर विचार कर रहा था कि किस गुण को निखारना। जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे एक विशालकाय प्राणी ने उसका ध्यान खींचा और वह चौंक गया। ये जैक्लोप किंग था, लेवल 10 का, प्रेयरी का जंगली सरदार जिसका सींग इतना कठोर स्टील जिसे डीएल प्राणी के रूप में जाना जाता है। विशेष क्षमता थी उछलकर टकराने की क्षमता। उसे घूरते हुए जब वह एक जंगली सुअर को खा रहा था, जैक्लोप राजा को देखकर भय का एक झटका लगा। यह पहला बॉस था जिसे उन्होंने नए के लिए डिजाइन किया। इस काल्पनिक दुनिया में खिलाड़ी अपने साथ उच्च एचपी, लचीली त्वचा और भयानक नौसिखियों के लिए गति किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। नौसिखियों के लिए एकमात्र व्यावहारिक रणनीति निम्न स्तर के खिलाड़ियों को धनुष का उपयोग करना था। अफसोस की बात है कि दूर से ही हमला करो। उसके पास सिर्फ एक फावड़ा था जिससे वह उसे प्रारंभिक डिजाइन पर पछतावा करते हुए सफलता पर वो ने अपने 6 अंक जोड़े। अविभाजित अंक इसे बढ़ाकर 21 कर देते हैं। वह शारीरिक रूप से एक शानदार खिलाड़ी था, औसत नौसिखिए से बेहतर। एक राक्षस के अभिमान को उसने दृढ़ निश्चय जैक्लोप राजा को चुनौती दें। हालांकि वह तुरंत पीछे हट गया। यह सुनिश्चित मजाक करते हुए और जैक्लोप्स का उपहास करते हुए। मूर्ख खरगोशों के झुंड ने लोगों को क्रोधित कर दिया। जैक्लोप किंग दहाड़ा। डब्ल्यू ने पलटवार किया, यह सवाल करते हुए कि क्या उसने सचमुच ऐसा उसे याद दिलाने के लिए लड़ेगा। संख्यात्मक रूप से कमजोर होने के कारण जैक्लोप्स अपने बिलों से बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगे। उसे जैक्लोप राजा द्वारा निर्देशित किया गया। अपनी उछलती हुई टक्कर का उपयोग करने के लिए तैयार अपने सींग से छेद कर सवार ने कदम रखा। बाल बाल बच गए। एक दुर्घटना से बाल बाल बच दूसरे प्रयास में भी उसने ताना मारा। राजा ने बड़ी आसानी से इसके बाद के परिणामों से खुद को हर तरफ वार करता है और उसे उतरने की उच्च चपलता ने उसे सक्षम बनाया। आसानी से चकमा देना। क्रोधित राजा उसने सियार को बुलाया और उन्हें आदेश दिया। हमला करने के लिए जो लोग रुके थे उन्होंने शोर सुनकर पीछे मुड़ा तो देखा कि लोगों राजा के नेतृत्व में सियार उसके पीछे पीछे चल रहे के कारण वह हकलाते हुए घबरा गया। आवाज ने दूसरों को सचेत किया कि जंगली बॉस गैलू राजा प्रकट हो गया था और उन्हें तुरंत पीछे हटने की सलाह दी गई। दूसरे खिलाड़ियों से भागने के बजाय वह इस अवसर को पाकर बेहद रोमांचित राजा द्वारा गिराए गए दुर्लभ लूट को सुरक्षित करें। उन्होंने वू को आश्वासन दिया कि वे उसकी मदद करने के बजाय वे जयकाल लूप पैक द्वारा भी पीछा किया गया। खिलाड़ियों ने उसे कोसना शुरू कर दिया, लेकिन वह बस भोजन तैयार करने के लिए बहाना बनाते हुए उसने अपने बच्चे को विदाई दी और चला गया। उनकी प्रभावशाली गति से वे चकित रह गए। उन्होंने उनके लिए उससे बदला लेने की कसम खाई। कुछ घंटों बाद वर्तमान संकट मां की इमारत के अंदर ही उसने अपना अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरा स्वागत ही बच्ची दौड़कर अपने पिता को गले लगाने चली। उसने उत्साह से उससे पूछा कि वह क्या करती है आज घर पर, और मैंग ने जवाब दिया कि मकान मालकिन ने उसे एक चित्र पुस्तक दी थी। जंग के बाद वो ने मांग मांग भूमि को अपनाया। लेडी मां चान चान अक्सर मदद करने के लिए आती थी। मंग मां का ख्याल रखने के लिए भी उसे चेतावनी दी गई थी। अनुचित व्यवहार न करने के लिए सख्ती से बात। उन्होंने एक दूसरे का अभिवादन किया। खुशी से उनके पेट गुड़गुड़ाने लगे। भूख के बावजूद उसने मुझे आश्वासन दिया पिता बनने के बाद से रात का खाना तैयार करना। उसने हर तरह की चीजें तैयार करना सीख ली। तले हुए चावल के व्यंजन जैसे अंडा और सूखे मूली फ्राइड राइस, हैम फ्राइड राइस, टमाटर। हालांकि जब उसने अलमारी खोली वह खाली थी। मैंने फ्रिज चेक किया और मुझे वह मिल गया, वह भी खाली था, जिससे उसे यह एहसास हुआ उनके पास खाना खत्म हो गया था। मैंने उसे देखा। पिता के निराश चेहरे को देखकर उसने उसे शर्ट के बारे में उसने खुशी खुशी उसे बताया कि उसे भूख नहीं लग रही थी। वह उसे देख रहा था। याद दिलाया कि मैंग का आहार पिछले कुछ समय से आधा साल सरसों के सिवा कुछ नहीं था। चावल के साथ सफेद चीनी, दलिया के साथ और एक रोटी को आपस में बांटना। उन दोनों ने एम से माफी मांगी। यह जानकर उसका दिल भारी हो गया कि वह जी नहीं पाई थी। जब से उसने उसे गोद लिया है तब से उसका जीवन अच्छा चल रहा है। क्या वह तला हुआ चिकन खाना चाहती है? जिस पर मांग ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया कि वह। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई मुझे कुछ याद आया और उसने वो को बताया कि आखिरकार वह इसे नहीं चाहती थी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों समझा, उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। किराया चुकाने के लिए उन्हें स्वीकार किया कि वह अभी भी 3 महीने का किराया और भरण पोषण बकाया है और चिकित्सा शुल्क, लेकिन आश्वस्त किया कि वे आज एक भव्य दावत का आयोजन कर सकते थे। हालांकि उसका बैलेंस मात्र 121 था। उन्होंने आरएमबी को आश्वासन दिया कि उस दिन से वे आगे बढ़कर विदाई लेंगे। गरीबी के कारण उसने फिर चिकन का एक सेट ऑर्डर किया जिसकी कीमत 120 आरएमबी थी। वह जानता था कि आपदा के बाद की दुनिया में खिलाड़ी के पास वह सबकी आदर्श बन गई और कई लोग इन व्यक्तियों की प्रशंसा की। मजबूत शरीर था या अस्पष्ट उपचार क्षमताएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे सभी धनी थे और जब तक उनके पास खिलाड़ी की पहचान थी वह काल कोठरी में प्रवेश कर सकता था। यह बात वह जानता भी। जंगली राक्षसों के विपरीत राक्षसों ने राक्षस क्रिस्टल गिराए। एल मॉन्स्टर क्रिस्टल का आदान प्रदान किया जा सकता है। 500 आरएमबी में एक डी स्तर का क्रिस्टल, 1000 आरएमबी में आरएमबी और एक सी लेवल मॉन्स्टर क्रिस्टल के लिए 2000 आरएमबी ने उसे यह विश्वास दिलाया कि खिलाड़ी बनने से उसे फायदा भी हो सकता है। कुछ ही देर में किसी ने अमीरों के दरवाजे पर दस्तक। अपने सिल्वर आर्च परिवार का भोजन पहुंचाने के लिए सेटवू और मैंग ने इसे बड़े चाव से खाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात हो गई। उसने सोए हुए बच्चे को कंबल को सावधानी से खींचते हुए बिस्तर पर लेट उसके ऊपर से उसने उसे खुशी से कुछ बुदबुदाते इस बात को लेकर सो रही थी कि फ्रांसीसी के बाद में वह फ्राइज लेकर वापस लौट आया। उसने अपने कंप्यूटर डेस्क पर बैठकर चैट फोरम में उन्होंने शाम 4 बजे यह खबर देखी कि
दोपहर को जैक लो प्लाजा के पास था। शहर के बाहरी इलाकों में दिखाई देने के कारण रैबिट होर्ड के 4 खिलाड़ियों पर हमला हुआ। खरगोशों के झुंड द्वारा हमला किए जाने और अस्पताल में भर्ती सौभाग्यवश उन्हें समय रहते बचा लिया गया और उनकी जान अब खतरे में नहीं थी। उन्हें इस बात की राहत थी कि खिलाड़ियों के साथ अगर वे मर गए होते तो वह नहीं मरता। शीर्ष स्तर पर अपराध बोध से ग्रस्त रहे हैं और फोरम पर ट्रेंडिंग पोस्ट्स सभी ये थीं। आपदा के बाद उनके द्वारा लिखा गया। वह दूसरों की सहायता करने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस तरह खिलाड़ियों को लुभाना एक समान था। हालांकि एक देवता के लिए कभी कभार कुछ अपवाद ऐसी दुर्घटनाएं जिनमें 50 लोग मारे गए, लोग कालकोठरी में दाखिल हुए और उनमें से केवल एक जीवित व्यक्ति के अनुसार जो बच गया वह टीम लीडर ने अत्यधिक भरोसा किया था। कालकोठरी मार्गदर्शिका और अनुकूलन करने में खिलाड़ियों ने पूछा कि क्या भगवान का मार्गदर्शक वास्तव में मददगार था, लेकिन वह जानता था कि सबसे बड़ी मार्गदर्शक विफलता के कारण इसका निर्माण हुआ था। बहुस्तरीय कालकोठरी और एक नया बॉस। समझ गया कि यह सब इसी के कारण था। सिस्टम अपडेट और अतिरिक्त सामग्री। खेल में उनकी कठोर दुनिया में भी भले ही वे 99 बार सफल हुए, केवल एक गलती हुई। इसके बाद उनका करियर खत्म हो सकता है। घटना के बाद धीरे धीरे अपलोड करना बंद हो गया। अगले दिन जब वह पहुंचा तो उसने गाइडों को बताया शहर के बाहरी इलाके में स्थित प्रेयरी उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति से अवगत, जिन कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ रहा था, आय उत्पन्न करने का पता था कि उसे एक रास्ता ढूंढना। उन्होंने घोषणा की कि वह भोजन छोड़ सकते हैं। मैंग को भी ऐसा करते हुए नहीं देख सकता था। आसपास के बोरवेल का सर्वेक्षण करते हुए उसे एहसास हुआ फिलहाल 6ठे स्तर पर था और उसे जरूरत सुबह तक स्तर 10 तक पहुंचने के लिए, इसलिए उन्होंने यह कार्य करने का संकल्प लिया। पेशे में बदलाव लाने वाला मिशन वेंचर। भूमिगत कालकोठरी में जाओ और इकट्ठा करो। वह यह भी समझ गया था कि राक्षसी क्रिस्टल वे फांग बीएस बेहद आक्रामक थे और वे झुंड में चलते थे। उन्होंने कुछ भी नहीं गिराया। क्रिस्टलों के कारण उनका शिकार करना प्रयास और यही कारण था कि कुछ ही खिलाड़ी हालांकि उनमें रुचि दिखाई। दूसरों को बिना बताए उसने गुप्त रूप से गेम में अतिरिक्त पुरस्कार शामिल किए गए। इसके निर्माण के दौरान आमतौर पर शिकार करना वही राक्षस बार बार परिणाम देगा। अनुभव अंक घटते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 100 फांग को हराना खिलाड़ी को बोर कर देता है। उसके भरोसेमंद अनुभव के साथ उसका अनुभव दोगुना हो जाएगा। फावड़े से लेवल 3 के फांग बोर पर प्रहार किया। शावक को यह समझ में आ रहा है कि स्तर 10 तक पहुंचना तेजी से अपने वर्तमान शिकार पर निर्भर हो गया। उसे सूचित करने वाली एक सूचना पॉपअप हुई कि उसने सफलतापूर्वक एक फांग को मार डाला। बोर क्यूब ने उसे 10 अनुभव अंक दिलाए। उत्साहित होकर उसने अपना काम जारी रखा। शिकार के दौरान उसे गर्व का अनुभव हुआ। फेल बोर्ड्स को देखते हुए लेकिन ले जाया गया। जब उसने विशाल समूह को देखा तो वह चौंक गया। उसके पीछे गुस्से से भरे लोग थे। वह भाग गया, हॉट परसूट में उबाऊ लोगों से माफी मांगते हुए, लेकिन उन्होंने अधिसूचना जारी रखी। इससे पता चलता है कि उसकी दानव की नकल करने की क्षमता, उसकी उड़ान रोक दी गई थी। धीरे से मुड़कर उसने कहा, छेदों से संकेत मिलता था कि अब यह उसका था। अपने दानव को सक्रिय करके जवाबी कार्रवाई अनुकरण कौशल से वह उसकी ओर छलांग लगा गया। बोरिंग के कारण वे डर से ढह गए। उसने उन्हें योजनाबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। उसके फावड़े से 50 अनुभव अंक प्राप्त हुए, प्रत्येक सुअर के लिए जो उसे स्तर 10 तक पहुंचने में मदद आसानी से और पेशे को गति प्रदान करते। मिशन में बदलाव होने पर उसे एक्सेस किया जा सकता है। गेम का इंटरफेस देखकर उसे राहत मिली कि उसने आखिरकार 10वां स्तर हासिल कर लिया था। हालांकि इसमें उसे आधा घंटा लग गया। उम्मीद से ज्यादा समय तक उसके पास अभी भी पर्याप्त समय के साथ उसकी दानव जाति का पेशा बदल रहा है। मिशन का उद्देश्य दानव भेड़िए को मुक्त करना था। कालकोठरी उत्तरी भाग में स्थित है। 60 मिनट के भीतर आकाश वृक्ष दानव वुल्फ डंजन एक भूमिगत सुरंग थी। 5 लोगों की टीमों के लिए उपयुक्त कालकोठरी, जिन खिलाड़ियों ने पहले ही बदलाव कर लिया। विभिन्न पेशे हैं और इनमें कई स्तर शामिल हैं। इस नई काल्पनिक दुनिया में 10 से 20 तक 2 प्रकार के कालकोठरी थे, भूमिगत कालकोठरी और निश्चित भूमिगत कालकोठरी भूमिगत रूप से तय की गई। कालकोठरियों के स्थान और भौतिक संरचना, इन कालकोठरियों के भीतर राक्षसों के द्वार खुलते हैं, बच नहीं सके, और एक बार खिलाड़ी इन कालकोठरियों को साफ करने के बाद वे इन्हें फिर से खोल देंगे। दूसरी ओर यादृच्छिक भूमिगत कालकोठरी ऐसी स्थानिक दरारें थीं जो जंगल में या कहीं भी बेतरतीब ढंग से प्रकट होना। यदि शहर को बहुत लंबे समय तक साफ न किया जाए तो राक्षस इन कालकोठरी से बाहर निकल सकते थे, पृथ्वी पर आक्रमण करें और इन कालकोठरियों पर भी। खिलाड़ियों द्वारा क्लियर कर लेने के बाद यह गायब हो जाएगा। उन्हें इसकी कठिनाई का एहसास हुआ। पेशा बदलना बहुत ही कष्टदायक था और संदेह था कि सिस्टम जानबूझकर उसे निशाना बनाने के बाद मानवता ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। स्काई ट्री पर इसने एक गोलाकार आकृति बनाई, रक्षा कवच जिसने सभी बाधाओं को दूर कर दिया। यदि कार में तकनीकी उपकरण है, जब वह आकाश वृक्ष के पास पहुंचा तो यदि कोई युद्धक जेट स्वतः प्रज्वलित हो जाए, अगर वह ढाल से टकराता तो अपनी शक्ति खो देता। रणोदन और कोई संकेत नहीं हो सकते थे। इस प्रकार ढाल में प्रवेश करना HSI द्वारा खींचा गया। गाड़ियां यात्रा का सबसे आम साधन थीं। स्काई ट्री के आसपास परिवहन प्रबंधन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। खिलाड़ियों के लिए संघ जो चढ़ाई कर रहे हैं, गाड़ी में बैठकर उसने सुरम्य दृश्यों की प्रेरणा दर्शाती है कि प्रकृति मानवीय हस्तक्षेप के बिना बेहतर ढंग से आगे बढ़े। अंततः वे अपने गंतव्य पर पहुंचकर बेहद खुश था। जैसे ही हम दानव भेड़िया कालकोठरी में पहुंचे, कई MMORPG गेम्स में ऐसा ही होता है। खिलाड़ी अपना स्तर रोक देंगे अन्य खिलाड़ियों की सहायता के लिए प्रगति। इन खिलाड़ियों को पैसे के बदले में दें। उन्होंने खुद को एक कैरी टीम के रूप में विज्ञापित और क्रिस्टल उपलब्ध कराने का वादा किया। जो लोग उनके साथ जुड़ने को इच्छुक हैं, उन्हें उपकरण उपलब्ध कराने की 1 घंटे के भीतर उसने मिशन पर विचार किया। कुछ खिलाड़ियों को उसकी सहायता के लिए शामिल करना। खिलाड़ी ने उन्हें बताया कि उनके पास एक स्लॉट था और उससे पूछा कि क्या वह शामिल होना चाहता है। जब उसने लागत के बारे में पूछताछ की तो खिलाड़ी ने जवाब दिया कि यह 20,000 RMB था। प्रचार प्रस्ताव के साथ प्रति यात्रा 5 की कीमत में 6 सवारी। कीमत देखकर वह चौंक गया और उसने मना कर दिया। फिर उसने उस समूह को देखा जिसे वह पहले देख स्तरों को देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी संख्या बढ़ गई और वे सुसज्जित थे। सुपीरियर गियर, अचानक चेंज इन स्तर 19। उसके पास आने से वह घबरा गया और
उसने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री खोली। वह जानता था कि उन्हें उसे पहचानने से रोकना पड़ा। चेन शिन ने उल्लेख किया कि उनकी टीम इसमें 4 खिलाड़ी शामिल थे और एक की आवश्यकता थी। उन्होंने पूछा कि क्या वह चाहेंगे उनके साथ शामिल हो जाओ। उसने ऊपर देखा और मुखौटा, जिसके कारण चेन जेन ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। उसने बताया कि वह इसे पहने हुए था। एक खनिक खनन से संबंधित एक पेशा। काल कोठरियों के भीतर राक्षस क्रिस्टल और आमतौर पर लड़ाइयों में शामिल नहीं होते थे। शेनजेन ने उसे आश्वस्त किया कि उसका पेशा कोई मुद्दा नहीं था और वह कर सकता था। शेनजेन ने भी उनका उल्लेख किया था कि लूटे गए उपकरणों को विभाजित किया जाए 4 मूल सदस्यों में से, लेकिन वे क्रिस्टलों को वितरित करेंगे। उन्हें भी उतनी ही राहत मिली थी जितनी उन्हें नहीं मिली। उन्होंने उसे पहचान लिया और सोचा कि उनका टीम का स्तर और उपकरण समान थे उन कैरी टीमों के साथ, जो वह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एली के लिए फायदेमंद और चेन जेन की बात से सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर प्रस्ताव खोला। काल कोठरी के द्वार पर घोर अंधेरा छाया हुआ था। आकाश वृक्ष के कारण अंधकार। वे सभी तकनीकी उपकरणों पर निर्भर थे। प्रकाश के लिए मशालों के बजाय टॉर्च पकड़े हुए वह काल कोठरी में और आगे बढ़ा और उसने जब वह अपनी दानवी आंखों को सक्रिय करता है तो वे उसे देख जमीन में जड़े हुए चमकदार क्रिस्टल, दीवारों में कई ओवांग स्तर 18 था। राक्षस क्रिस्टल इकट्ठा करने के लिए उत्सुक, लेकिन चेनज ने सी में उसके खिलाफ एक भेड़िए को खड़ा कर दिया। अंधेरे से बाहर निकला, उसकी लाल शत्रुतापूर्ण निगाहों से उन्हें घूरते हुए स्तर 12 का बख्तरबंद दानव भेड़िया चेन शिन। उन्होंने अपनी टीम को बख्तरबंद दानव के बारे में भेड़ियों को बुलाया और उन्हें तैयार रहने का निर्देश दिया। उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया। भेड़ियों का ध्यान भेड़ियों में से एक पर केंद्रित है। उन्होंने उन पर हमला करने के लिए झपट्टा मारा, एक तीर चलाया, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। चेन जेन को लगा दिया। इसके बाद चेन इसके करीब पहुंच रहा था। जेन ने उसका सिर काट दिया। तभी एक और भेड़िए ने उस पर झपट्टा, लेकिन सौभाग्य से केनाई अनलीश्ड समय रहते हुए उसने अपने जादू से भेड़िए पर प्रहार किया। इससे पहले कि वह चेन जेन पर हमला कर पाता, उन्होंने अपनी टीम को सूचित किया कि दोनों दानव भेड़िए उन्हें भेज दिया गया है और उन्हें सलाह दी गई है बढ़ने से पहले अपनी ऊर्जा बहाल करें। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चेतावनी दी, उसे आगे आने वाले खतरों के बारे में सुझाव देते हुए कि वह खनन के लिए पीछे रुक जाए। फिर चेन जेन की टीम आगे बढ़ी। उसे यह सोचते रहने दो कि हालांकि चेन जेन के समूह के पास अच्छा था, उपकरण उनके लिए असंभव था। एक के भीतर दानव भेड़िया काल कोठरी को साफ कर 1 घंटे बाद उसने अपने फावड़े से खुदाई शुरू कर, यह जानते हुए कि बॉस बहुत करीब था। प्रवेश द्वार ठीक उसके नीचे था। 1 मिनट बाद उसका फावड़ा वहां पहुंच गया। वह रस्सी का इस्तेमाल करते हुए भूमिगत उतरा, लेकिन जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, ऊपर की ओर देखते हुए एक भेड़िए ने उसका अभिवादन किया। यह देखकर मैं दंग रह गया कि भेड़िया चला गया, उस पर हमला किया। सौभाग्य से वह बच गया, लेकिन इससे 10 अंकों का नुकसान हुआ। नुकीले पंजे। उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा था। उसने अपनी इन्वेंट्री खोली, ये जानते हुए कि कभी कभी उसे इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। फिर उसने भेड़िए को मरा हुआ जैकलोप दिखाया। भेड़िए की क्रूरता देखकर आश्चर्य होता है। तुरंत ही पिल्ले जैसी हरकतें करने लगा। जैकलोप को देखकर उसका व्यवहार, उसने खरगोश को उसकी ओर फेंक दिया। काल कोठरी में रहने वाले कवचधारी दानव भेड़िए, उनका आहार खराब था और वे प्रतिरोध का शिकार थे। उसने सियार लोमों की ओर अपना मौका आजमाया और लगातार कवचधारी को चाकू मारा। भेड़िए का पेट उसकी कमजोरी को जानता है। क्या पेट में तब कोई सूचना आई थी? अचानक एक संदेश आया जिसमें उसे बताया गया कि उसके दानव भेड़िए को मार डाला और 100 अनुभव अंक प्राप्त हुए थे। मुझे खुशी है कि उसने बहुत अनुभव प्राप्त किया और उसे एक क्रिस्टल भी मिल सकता था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे वहीं पर अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। अचानक उसे किसी के पास आने की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसने एक भेड़ियों का झुंड उसकी ओर बढ़ रहा था। वे उस पर हमला करने ही वाले थे। तुरंत चिल्लाते हुए रस्सी पर कूद गया कि वह सियार की गंध को भूल गया था। राक्षसी भेड़ियों को आकर्षित करते हुए वह ऊपर रस्सी तेजी से विदाई ले रही है। जब वह शीर्ष पर पहुंच गया तो उसने भेड़ियों से कहा, वॉल्व्स उसका पीछा नहीं कर सके। वहां भेड़िए भाग गए, जिससे वह आश्चर्य है कि वे क्यों चले गए। वह उस बिंदु पर दौड़े और उन्होंने देखा कि वे चेन जेन के समूह को घेरे हुए थे। मुझे उन चारों के लिए सचमुच दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, जैकलोप राजा के हमले से बचो। दानव भेड़िए ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेंगे। समस्या यह है कि जियो जोंग ने अपना तीर चलाया और भेड़िए की आंख में वार कर दिया। फिर उसने चेनिन से पूछा कि क्या हुआ है, भूमिगत काल कोठरी और वहां क्यों है। वहां बहुत सारे कवचधारी दानव भेड़िए थे, लेकिन इससे पहले कि चेन जेन जवाब दे पाता, जोंग के घायल होने ने उसे इस ओर धकेल दिया। जमीन पर गिरकर उसने अपनी बांह को काट लिया। करीब से देखने पर उसने पाया कि वह बेकाबू हो गया। इस स्थिति ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया वे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे थे। जब उन्हें उकसाने पर चेन जेन ने अपनी तलवार घुमाई। जब भेड़िया जियोजोंग पर हमला कर रहा था, अपने समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चिल्लाते हुए और चकित न होना, चेन जेन ने कहा। जिनयान कांग को आदेश दिया और उसे जियो का इलाज करने सबसे पहले, जिस पर यान कांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। चेन जेन की बात मानकर वह की जेनाई के पास पहुंचा और उसे विस्फोटक बनाने का आदेश दिया। युनकांग ने भेड़ियों पर आग के गोले दागे। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वे शापित थे। कुछ समय पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जैकलोप किंग, और अभी छुट्टी दे दी गई। लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। काल कोठरी जन में फिर से ऐसा होने के लिए उसने आग का गोला फेंका और भेड़ियों पर हमला कर, लेकिन वॉल्व्स ने इससे बचने में कामयाबी हासिल। समय रहते हुए उन पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। सेनाई ने चेन जेन को बताया कि वहां बहुत अधिक थे कई दानव भेड़िए और सुझाव दिया कि उन्हें पीछे हटना चाहिए। चेन जेन ने एक भेड़िए के हमले से घबराकर वह चिल्लाया, समूह को पीछे हटना होगा और जेनाई को ढकना होगा। आग के गोले फेंके, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ पीछे हटते समय उन्हें एक तेज गुर्राहट सुनाई। उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक विशाल भेड़िया दिखाई। दूसरे भेड़िए उन्हें घूर रहे थे। उन्हें घेर कर जकड़ लिया। सेंटर युनकांग ने डरते हुए अपनी टीम को बताया उनका विनाश निश्चित था, और जियोजोंग ने अगर वह विशाल भेड़िया दानव भेड़िया होता तो टीम दूसरी मंजिल के द्वारपाल का नेता, और ये पहली मंजिल पर क्यों आया था? दूसरी ओर वो आराम से था।